हेलो स्टूडेंट एंड हमने जैसा कि आज दूसरा वीडियो हम लोग इस चैप्टर्स का स्टडी कर रहे हैं और पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो उसमें से आप लोग स्टडी करें। और जैसा हम लोग स्टडी कर रहे थे, हमने 1.1 एंड 1.2 पहले स्टडी कर लिया था और आज हम स्टडी कर रहे हैं 1.3 वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। और जो जमींदार लोग थे, जो कंट्री साइड्स में जो जमींदार थे, वो डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, पेमेंट देने के लिए डिफ़ॉल्ट हो रहे थे। तो वो डिफ़ॉल्ट क्यों हो रहे थे, इसके बारे में हमने थोड़ा सा इसमें ओवरव्यूज़ हमने इसमें पढ़ा है, तो हम पढ़ेंगे इसमें भी। रेवेन्यू डिमांड वेर वेरी हाई बिकॉज, और रेवेन्यू जो डिमांड थी, फिक्स सेटलमेंट किया था, परमानेंट सेटलमेंट किया था, लेकिन उसकी जो रेवेन्यू डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। अभी क्यों ज़्यादा थी, अब कंपनी का क्या पर्सपेक्टिव इसमें रहा होगा, तो इसमें कंपनी वुड नेवर बी एबल टू क्लेम ए शेयर ऑफ इंक्रीज इनकम व्हेन प्राइस रोज एंड कल्टीवेशन एक्सपेंड। अब इसमें कंपनी ये कहती है कि हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा और कोई भी क्लेम नहीं होगा जब आप लोग अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे या उसकी एरिया को इंक्रीज करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट में इन्होंने टैक्स जनरेट किया था। एंड टू मिनिमाइज दिस एंटिसिपेटेड लॉस, और इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हमें कम से कम लॉस हो, कंपनी भी क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए आई थी, यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए आई थी, तो उनके दिमाग में ये बहुत अच्छी तरीके से था कि हमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए और हम मैक्सिमम अमाउंट में टैक्स हम जनरेट करें, तो इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस ना हो। कंपनी पैक्ड रेवेन्यू डिमांड हाई, और इसीलिए कंपनी ने अपने रेवेन्यू डिमांड थे, जो अपना टैक्स डिमांड थी, वो काफ़ी ऊंची की थी, काफ़ी हाई किया था, और जिसे जमींदार लोग पेड करने के लिए अक्षम हो जाते थे या कभी नहीं भर पाते थे उसे। और क्योंकि कभी कई बार होता है कि टाइम पे बारिश नहीं हुई या मानसून का कोई प्रॉब्लम हुआ या अन्य प्रकार की कुछ भी परेशानी अगर खेती में होती है, तो उसका पूरा हर्जाना वो ज़मींदार को सहना पड़ता था, या वहाँ के ताल्लुकदार थे जो किसान थे उनको ये चीज़ें सहनी पड़ती थी। तो इस तरीके से काफ़ी लॉस होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो उससे खाली ये समझते थे कि भाई इतना एरिया है तो इसमें इतना प्रोडक्शन होगा, तो इतनी प्रोडक्शन के अनुसार इतना टैक्स आपको देना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया हुआ था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब खेत में प्रोडक्शन होता है तो वो सर्टेन ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुकता है, और इस तरीके से चीज़ें होती थी वहाँ पर भी। हाई डिमांड वॉज इम्पोज्ड ऑन 1790, जो हाई डिमांड था ये इम्पोज किया था 1790s में, व्हेन एग्रीकल्चर प्राइस वॉज सब डिप्रेस्ड, और जिस समय एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे उस समय काफ़ी कम थे और काफ़ी कम थे उस समय। तो इसकी वजह से वहाँ के जो जमींदार थे वो डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, दे आर नॉट एबल टू पे द टैक्स, वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके से, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम था। और इसमें एक चीज़ और भी होती है, क्योंकि जिस समय एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है उस समय अल्टीमेटली एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जिस समय एग्रीकल्चर का टाइम होता है, जिसमें हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, उस समय वो सारी चीज़ें बल्क में मार्केट में आ जाती हैं, और उस मार्केट में उस चीज़ को खपाने के लिए उसके जो रेट हैं, रेट काफ़ी कम हो जाते हैं। अब रेट कम होंगे तो किसानों को उसका लॉस होगा, और लॉस होगा तो वो जमींदारी में जो टैक्स कंपनी को दे रहे थे उस कंपनी को टैक्स पे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अपने भी खर्चे हैं। तो उस तरीके से उसको निकालना बड़ा टफ होता था। रेवेन्यू मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ, और रेवेन्यू मस्ट बी पेड, अब एक ऐसा लॉ बनाया था उनने, सनसेट लॉ, और इस रेवेन्यू इसके अनुसार ऐसा होता था कि सनसेट लॉ होता था, यानी कि आज सपोज कोई डेट उनको दे दी, उस डेट के सूर्य छिपने से पहले, यानी कि 5 बजे से पहले उनको अनिहाव उस दिन तक वो टैक्स जमा करना होता था। अगर वो टैक्स जमा करने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी जो
प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन में आ जाती थी और नीलामी के लिए आ जाती थी, ताकि उसकी भरपाई कर किया जा सके। लेकिन काफ़ी टफ होता था इन लोगों के लिए। लिमिटेड टू पावर ऑफ जमींदार, और इसमें जमींदार के जो पावर थे, पहले जमींदारी जो थी पहले काफ़ी पावरफुल होती थी उनके पास। टू मेंटेन द जमींदारी कंपनी ने इसमें क्या कर दिया, अब देखिए कंपनी ने इसमें कंट्रोल ऑफ द रेगुलेट देम, और उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, और जमींदार जो थे उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की इन्होंने। सबड्यूज देयर अथॉरिटीज, और उनकी अथॉरिटी जो थी, उनकी जो पावर थी उसको काफ़ी कम कर दिया था इन्होंने। रेस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनॉमी, और जो वो ऑटोनॉमी थी उनके, एक स्वतंत्रता थी कि हम अपने एरिया के अंदर ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, तो उस तरीके से उनमें एक ऑटोनॉमी उनकी रेस्ट्रिक्ट कर दी थी, कम कर दी थी वो भी। कस्टम ड्यूटीज द अबोलिस्ड, और जो कस्टम ड्यूटीज ये लोग लेते थे, छोटे फार्मरों से लेते थे, कस्टम ड्यूटी लेते थे, तो उसको भी बिल्कुल से अबोलिश कर दिया था, मना कर दिया था। एंड कचहरीज कोर्ट ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, और जो कचहरीज थे यानी कि पहले छोटे मोटे जो न्याय होते थे और छोटे मोटे जो झगड़े होते थे, वो सब जमींदार ही अपने आप में उसको सुलझा लेता था और उसे अपने आप में उसको मैनेज कर लेता था। लेकिन ये जो पावर थी ये भी एक जमींदारों से छीन ली थी। एंड नेक्स्ट है sometime bad harvest and low price but sometime riots जोतेदार। अब कभी कभी क्या होता था, हार्वेस्ट काफ़ी लो होती थी और उसके प्राइस कभी काफ़ी लो हो जाते थे, और कभी कभी रॉयट्स और जोतेदार जो लोग हैं और मंडल्स डेलिबरेटली पेमेंट, और जो जोतेदार हैं, रॉयट्स हैं या मंडल्स हैं जो जमींदारों के अंदर नीचे काम करते थे, और वो भी जानबूझकर पेमेंट को लेट कर देते थे, एंड ताकि जमींदार इसमें परेशान रहे, और टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन द ट्रबल, और ताकि जमींदार अगर परेशान होगा तो वो उसमें खुश होंगे, यानी कि उसमें उनको खुशी होती थी जमींदार को परेशान करने में। कुछ इस तरीके से भी ट्रिकी रॉयट्स जोतेदार या मंडल्स वहाँ पर होते थे। और द जमींदार कुड इमीडिएटली डिफॉल्टेड, जुडिशियल प्रोसेस वॉज द लॉन्ग ड्रॉन, और जो जमींदारी जो थी वो जल्दी ही डिफॉल्टेड हो जाते थे, और जो जुडिशियल प्रोसेस था उसके बाद एक जुडिशियल प्रोसेस चलता था, उसकी जांच होती थी, तो वो एक प्रोसेस काफ़ी लंबा था। तो उस प्रोसेस एक सही या गलत जो भी प्रोसेस थी, क्योंकि जमींदार भी अपने तरीके से कुछ उसमें अपना पक्ष रखता होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी जुडिशियल होता था वो काफ़ी लंबा हो जाता था। एंड द 30,000 पेंडिंग सूट्स इन द बर्डवान केस। अब बर्डवान जो पहला जमींदारी का जो केस, जो ऑक्शन का केस हमने पढ़ा है अभी, उसमें ही कम से कम 30,000 पेंडिंग्स, उसमें जो केसेस थे 30,000 केसेस उसमें पेंडिंग रह गए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा था। तो इसकी वजह से हम मान सकते हैं कि जमींदारी तो पहले चली जाती थी, लेकिन उसकी जो उसके ऊपर जो भी लीगल या फिर जो भी जुडिशियल प्रोसेस होती थी और उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी लेट होता था। तो इस तरीके से जमींदारी जो थी काफ़ी खतरे में थी, और उनके ऊपर कुछ भी एक पावर या राइट्स उनके सब छीन लिए गए थे, और उनके ऊपर एक जो पुलिस या कचहरी वाला जो मामला था, जो एक छोटे से जुडिशियल लेवल पे वो लोग अपने एरिया का जो भी काम करते थे उसको भी वो छीन लिया गया था। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द राइज ऑफ जोतेदार। अब जब जमींदार की कंडीशंस काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, द राइज ऑफ जोतेदार। अब राइज ऑफ जो जोतेदार थे, जमींदार के अंदर काम करते थे ये, और इनके पास भी बड़े बड़े लैंड्स, खेत इनके पास होते थे, और हो सकता है ये गांव के मुखिया होते होंगे, जैसे कि आपने देखा कि जमींदार के पास 400 गांव तक रहते थे, और किसी एक गांव के बड़े जो खेती किसानी वाले लोग होते हैं उनको जोतेदार कहा गया होगा। ए ग्रुप ऑफ प्रॉस्पेरस फार्मर, ये जोतेदार कौन थे? ए ग्रुप ऑफ प्रॉस्पेरस फार्मर, ये प्रॉस्पेरस फार्मर्स का एक ग्रुप होता था, वेयर पॉपुलरली नोन एज जोतेदार्स, एंड विच वेयर ए क्लास ऑफ द रिच पीजेंट। अब ये रिच पीजेंट होते थे, ये काफ़ी रिच होते थे, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी लैंड वहाँ पर होती थी किसी एक गांव में,
तो ये रिच होते थे। एंड अकॉर्डिंग टू द फ्रांसिस बुकानन सर्वे, अब जो फ्रांसिस बुकानन है उनके सर्वे के अनुसार, और दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ बंगाल, और ये दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का इसने सर्वे किया है, और फ्रांसिस बुकानन ने सर्वे करने के बाद बताया है, जोतेदार हैड एक्वायर्ड वास्ट एरिया ऑफ द लैंड, जोतेदार के पास एक वास्ट एरिया है, और एक्वायर्ड मीन्स उसके कब्जे में है, बहुत बड़ी वास्ट एरिया उसके कब्जे में है। कंट्रोल ट्रेड मनी, कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल करते हैं, ट्रेड कंट्रोल करते हैं, मनी कंट्रोल, मनी लैंडिंग कंट्रोल करते हैं, और एक्सरसाइज इमेंस पावर ओवर द पुअर कल्टिवेटर, और जो पुअर कल्टिवेटर थे, जो गरीब किसान वहाँ पर होते थे, उनके ऊपर भी एक एक्साइज, एक पावर, अपनी पावर उनके ऊपर दिखाते थे। एंड देयर लैंड वॉज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर एंड नोन एज अरियार्स एंड बरगादेस। और जो उन्होंने फिर किसी अन्य लोगों को भी उसके बाद अपनी जो लैंड थी अन्य लोगों को भी कल्टीवेशन के लिए दी थी, जो शेयर क्रॉपर के रूप में दिया था, यानी कि भाई अगर आप इसमें काम करो तो आपका 50% आप इसमें ले जाओ, 50% हमें दे जाना। तो इस तरीके से शेयर सिस्टम में भी इन्होंने काम करना शुरू किया था। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट्स अगर हम देखें, थर्ड पॉइंट्स में है, विद इन विलेज द पावर ऑफ जोतीदार वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द जमींदार। और द विलेज के अंदर एक जो जोतीदार की जो पावर थी वो कहीं ज़्यादा थी, जमींदार से भी कहीं ज़्यादा थी। और जमींदार जबकि 400 विलेजेस का ऑनर होता था और एक जोतीदार एक सिंगल विलेज का ऑनर होता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो जोतीदार की कंडीशन थी वो काफ़ी पावरफुल हो रही थी। जोतीदार लिव्ड इन ए विलेज, अब क्यों हो रही थी, अब ये हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इसके पीछे के क्या फैक्टर रहे हैं। जोतीदार लिव्ड इन द विलेज, अब जोतीदार जो था वो विलेज में रहता था, और जो किसान थे, छोटे किसान थे, उनके कांटेक्ट में रहता था। एंड एक्साइज डायरेक्टली कंट्रोल ऑन द पुअर कल्टिवेटर, और जो वहाँ के पुअर कल्टिवेटर थे उनके ऊपर पावर एक्सरसाइज करता था, पावर उनके ऊपर दिखाता था और उनको डायरेक्टली कंट्रोल करता था। रेजिस्ट टू इंक्रीज द जामा ऑफ द विलेज, अब इसमें जामा एक ऐसा टैक्स है जो जमींदार छोटे किसानों से या जोतीदार लोगों से लेता था। एंड जब कभी जमींदार उस जामा को इंक्रीज करने की बात करता था या इंक्रीज करने की कोशिश करता था, उसको रजिस्ट करवाया जाता था जोतीदार के द्वारा, यानी कि अपने अंडर जो भी उसके छोटे पुअर कल्टिवेटर आते थे और सभी लोग उसका साथ देते थे इसमें। एंड प्रिवेंट जमींदारी ऑफिशियल टू एक्सरसाइज देयर ड्यूटीज, अब प्रिवेंट जमींदारी ऑफिशियल, जब जमींदार के ऑफिशियल्स उस गांव में आते थे तो उनको एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज, और अपने काम करने में भी वो उनको डिस्टर्ब करते थे और उनको सहयोग नहीं करते थे और उनको परेशान करते थे। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से एक जो जोतीदार था वो जमींदार के विरुद्ध में खड़ा हो रहा था वहाँ पे। एंड मोबिलाइजिंग द रॉयट्स, और रॉयट्स को मोबिलाइज करता था, यानी कि उनको गलत दिशा निर्देश दे करके उनको इस तरीके से जमींदार के विरुद्ध करवाता था। डेलिबरेटली डिलेड द पेमेंट, और जानबूझकर पेमेंट को डिले किया जाता था, और ताकि जमींदार कंपनी ऑफिशियल्स को टैक्स न दे पाए, समय से टैक्स न दे पाए, और जमींदारी उसकी खतरे में पड़ जाए। और इसी तरीके से उन लोगों को ये सब चीज़ करने में बहुत एक तरीके से मज़ा आता था, ताकि वो जमींदार को परेशान देख सकें, क्योंकि वो कंपनी के रूल के, कंपनी के अकॉर्डिंग वो लोग नहीं रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि वो उसमें जमींदार डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था, उसमें डायरेक्टली जो चौकीदार था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। When जमींदार फेल टू पे रेवेन्यू, जब जमींदार रेवेन्यू पे करने के लिए फेल हो जाता था, लैंड ऑक्शन्ड, और उसकी जो लैंड थी वो ऑक्शन्ड हो जाती थी। जोतीदार वेर द परचेजर, अब यहाँ पर जोतीदार जो था वो एक परचेजर के रूप में खड़ा हो जाता था। इसका मतलब ये था कि वो जानबूझकर जमींदार को गिराना चाहता था, ताकि वो उसकी जमींदारी को हड़प सके या उसकी जमींदारी को नीलाम कर सके, ताकि उसमें एक परचेजर, एक खरीदार अपना भी उसमें खड़ा हो सके। राइज ऑफ विलेज हेडमैन एज हवालदार और
गांडीदार्स और मंडल, दो उसमें जो विलेज के हेडमैन थे, अब विलेज के जो हेडमैन थे, जो हवलदार या फिर गांडीदार या फिर मंडल्स जिसको बोलते थे, उनका भी राइज अप हुआ। उनके साथ साथ जोतीदार के साथ साथ इनका भी पावर राइज अप हुई है। ऑल दे वीकेंड जमींदार अथॉरिटी, और ये सभी लोग मिलजुल कर जमींदार की जो अथॉरिटी थी, जमींदार की जो पावर थी, उसको कमज़ोर करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें इसमें हो रही थी। अब 1.5, और जिसमें 5वां पॉइंट है द जमींदारी रजिस्ट, और जमींदार लोग भी इसमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ विरोध करते थे या कुछ इस तरह से ट्रिक्स अपनाते थे। और तो इसमें क्या करते थे हम थोड़ा सा देखेंगे। टू प्रिवेंट द वीकनिंग ऑफ देयर अथॉरिटी, जमींदार टुक सम स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स। आप अपनी जो अथॉरिटी है, जो जमींदार का अगर ऑक्शन हो रहा है, तो अगर उसकी अपनी अथॉरिटी को बचाने के लिए वो कुछ स्टेप इसमें लेता था। अब फिक्चियस सेल, जैसे कि आपने राजा और बर्डवान में देखा था कि एजेंट्स और उसके छोटे जो किसान लोग थे या उसके यहाँ जो काम करने वाले लोग थे, वही लोग वहाँ पर खरीदार के रूप में उपस्थित होते थे, और वो राजा की तरफ से उनको खरीदते थे और राजा उसमें पेमेंट करता था, और ताकि उसे दोबारा से राजा के पास ही चली जाती थी वो चीज़ें। तो यही चीज़ अन्य जमींदार भी लोग करते थे। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल मेंबर, और अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो फीमेल मेंबर्स को ट्रांसफ़र कर देते थे। और उसमें कंपनी के रूल में ऐसा था कि जो कोई प्रॉपर्टी अगर फीमेल के मेंबर्स के अंडर में है तो उसे अनडिस्टर्ब करते, उसे डिस्टर्ब नहीं करते थे वो लोग। मैनिपुलेटिंग ऑक्शन, और ऑक्शन को मैनिपुलेट करते थे। ऑक्शन को मैनिपुलेट करना मतलब दूसरी दिशा की ओर उसको अग्रसित कर देना। और जिस तरह से हमने देखा कि 95% ऑफ द सेल्स आर द फिक्शियस इन द राजा ऑफ बर्डमान जो थे उसके उसमें भी ऐसा हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पे अन्य जमींदार लोग भी ये काम करते थे। विद होल्डिंग रेवेन्यू डेलिबरेटली, और जानबूझकर ये लोग भी जानबूझकर रेवेन्यू को लेट करते थे कंपनी को देने में। अब इनके पीछे इसका क्या रीज़न है? अब इसमें ये था कि मान लिया इन्होंने बहुत सारा पैसा एक्यूमुलेट कर लिया, बहुत सारा पैसा इन्होंने जमा कर लिया। जब ऑक्शन होता था तो उस पैसे से कहीं कम में और इनका ऑक्शन होता था। यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, अगर 1 लाख रुपया किसी जमींदार के ऊपर अगर रह गया है तो उसका ऑक्शन मुश्किल से 50,000 या 60,000 में उसका ऑक्शन हो जाता था। यानी कि वो 1 लाख रुपया वो तो बचा उसका, तो अगर 50,000 में उसका ऑक्शन हो गया तो 50,000 तो उसने बचा लिए अपने। तो इस तरीके से भी ये लोग डिलीवर्ट करते हैं इसको लेट करके, ताकि मेरी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाए और मेरे ही आदमी उसमें परचेजर बन जाए, और ताकि ये मैक्सिमम उसका बेनिफिट हम खुद ले लें। तो इस तरीके से भी इन्होंने अपने आप को मैनिपुलेट या ट्रिक इन्होंने लगानी शुरू कर दी थी, और अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को प्रॉफिट कमाने के। कई जमींदार तो ऐसे थे उनमें उनको प्रॉफिट हो जाता था, क्योंकि कंपनी के रूल के अनुसार टैक्स के बदौलत, यानी कि टैक्स के बदौलत इनको क्या होती थी, ऑक्शन होता था। उस ऑक्शन में अपने ही आदमी होते थे और ऑक्शन हमेशा सस्ती होती थी और उसमें इनको फायदा होता था। इस तरीके से भी ये लोग ये काम करते थे। एंड स्टेट वॉज सोल्ड एट लो प्राइस, और स्टेट जो था वो लो प्राइस में सोल्ड किया जाता था बैक टू द जमींदार, और जमींदार के ही आदमी इसमें होते थे और लो प्राइस में उसको फिर स्टेट उसको सोल्ड किया जाता था। इन दैट वे द जमींदार नेवर पेड फुल रेवेन्यू डिमांड। इस तरह से जमींदार कभी भी फुल रेवेन्यू उनको पेड नहीं करता था। आउटसाइडर नॉट टेकिंग पोजीशन। अब इसमें एक और चीज होती थी, जो आउटसाइडर था, यानी कि जो आउटसाइडर था, जमींदारी से कुछ लोग आउटसाइडर होते थे, जो दूसरे स्टेट से अगर आउटसाइडर थे तो वो डिड नॉट टेक पोजीशन। अब वो पोजीशन नहीं लेते थे, यानी कि वो परचेसिंग में या ऑक्शन में भाग नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? ड्यू टू द अटैक्ड बाय द जमींदार्स, और जमींदार्स के इसमें जो जमींदार उसमें अटैक करवा देता था। उसके लठियाल्स का मतलब उसके जो लाठी वाले लोग होते थे उसमें, और सम टाइम बाय रॉयल्स टू, और सम टाइम उसके जो किसान होते थे जिनके साथ उनकी थोड़ा सा एक अच्छा संबंध रहा होगा, तो इस तरीके से वो लोग भी इसका अपोज करते थे। अगर किसी बाहर के जमींदार ने या बाहर के आदमी ने
उनके जमींदारी के अंदर में अगर खरीद लिया तो वो पोजीशन लेता ही नहीं था, क्योंकि वो हर बार वहाँ के विरोध का सामना करना पड़ता था उसे, वहाँ के लोग उसका विरोध करते थे। तो इस तरीके से उसके लिए काम करना बहुत ही कठिन होता था उस एरिया के अंदर। तो इसलिए वो लोग उसमें भाग नहीं लेते थे और उसमें खरीदार नहीं बनते थे। इसलिए ये होता था कि मैक्सिमम जमींदार के लोग ही, या उसकी जमींदारी के अंदर के जो लोग हैं वही लोग उसमें भाग लेते थे, और मैक्सिमम जमींदार उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था ताकि उस चीज़ को वो अपने अंदर ही उसको फिर अगेन सस्टेन कर सके या रिटेन कर सके। अब नेक्स्ट वन जो पॉइंट्स है, द फिफ्थ रिपोर्ट्स। अब फिफ्थ रिपोर्ट्स में हमने पढ़ना है, इट वॉज द फिफ्थ ऑफ द सीरीज ऑफ द रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रिपोर्ट दर्ज की, ये इस रिपोर्ट दर्ज करते रहती थी, ये रिपोर्ट फिफ्थ रिपोर्ट थी और इसीलिए इसको फिफ्थ रिपोर्ट कहा गया है। एंड इट वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। अब जब कंपनी के ऑफिशियल्स ने ये रिपोर्ट्स बनाई तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जमा हुई और वहाँ पर उसको सबमिट किया गया डिस्कशन के लिए, उसको देखने के लिए। ये 1813 में ये चीज़ किया गया। एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस द रेगुलर रिपोर्ट ऑन। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब इसे डिस्कस किया, जब इसे देखा और इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हुआ है, और फिर उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फोर्स किया कंपनी को कि वो इस तरीके से रिपोर्ट बनाते रहें। अपॉइंटेड कमेटी टू इंक्वायर इनटू अफेयर्स। अपॉइंटेड कमेटी, और कमेटी छोटी छोटी कमेटियां इसमें बनाते रहे ताकि वो इस पे इंक्वायरी कर सकें, किसी भी चीज़ को एक अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें। इस विषय में वो कमेटियां बनाते रहे। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऑफिशियल्स में से कहा, जो कंपनी इंडिया में थी और इंडिया के ऑफिशियल्स ये चीज़ कहा गया कि वो छोटी छोटी कमेटियां बना करके इस तरीके से रिपोर्ट हमें बताते रहें ताकि हमें भी इंडिया में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी मिलते रहे। And fifth report has shaped our conception of what happened in the rural Bengal. और फिफ्थ रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि रूरल बंगाल के अंदर क्या चीज़ हुआ था ड्यूरिंग दैट पीरियड्स, इस पीरियड्स के अंदर क्या हुआ था। एंड एविडेंस कंटेंट इन द फिफ्थ रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी एविडेंस कंपनी के ऑफिसर्स ने फिफ्थ रिपोर्ट में जनरेट किए थे तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कि हमारे उस समय के बंगाल्स में, या उस समय जो बंगाल के कंट्री साइड्स थे, जो जमींदार्स थे, जो तो तालुकदार थे, जो जोतीदार थे, उनके ऊपर क्या चीज़ें हुई वहाँ पर, इन सारी चीज़ों के लिए एक जो फिफ्थ रिपोर्ट्स जनरेट की गई, जो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको रखा गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें इसमें की गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट है द हो एंड द प्लॉग। सेकंड पॉइंट है इसमें हो एंड द प्लॉग। एंड फॉर दिस टाइम एंड सो थैंक यू फॉर एवरीवन।